जाते थे यार, खुदा के लिए यार, हम तो उसके अब्बू को टका के मैसेज करते थे। हाँ जी, निकालें जी। टुडे वी आर ओनली डूइंग प्रैक्टिस 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 ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। पेज नंबर 460, क्वेश्चन नंबर 1। असल में थोड़ा सा आपको ये चीज़ बता दूं, स्टैंडर्ड में थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा घूमना पड़ा कि स्टैंडर्ड ना नया नया आया हुआ है, तो कम से कम हमने ये इंश्योर किया कि किताब में सारे सवाल आ जाएं, और फिर अगर आगे पीछे जाना पड़े तो वो थोड़ी सी हमारी मजबूरी है। विद द टाइम चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, लेकिन कम से कम इकट्ठी हो गई हैं किताब में सारी चीज़ें। ऑन 1 जनवरी 2021, कोशान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ कमर्शियल बिल्डिंग फॉर अ कस्टमर फॉर ₹1000 मिलियन टू बी कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 21। कितने अरसे में पूरी कर देनी है? 1 साल में, टिल 30 जून 21, हमारे साल पहले साल के एंड तक, टिल 30 जून 21। केसीएल ने एक्सपेक्ट किया था डेट इट विल बी कंप्लीटेड विद इन अ टाइम एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ, अब टाइम पे बोनस इधर कोई नहीं है, इट विल कंप्लीटेड विद इन टाइम एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 400 मिलियन। टोटल खर्चा कितना आएगा? 400 मिलियन। ये अंदाजा कब था? However, due to bad weather and time involved in regulatory approval, the building was completed on 28 फरवरी 22, लेट पूरी हुई, एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ, लेकिन इसमें पेनल्टी बोनस कुछ है ही नहीं, एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ विच 250 वॉज इनकर्ड टिल 30 जून 21। सेम क्वेश्चन, फिगर्स चेंज है लेकिन एक रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा चेंज है। A surveyor has certified that work is 55% complete on 30 जून। सर्वेयर ने कहा है काम मुकम्मल हो गया पहले साल 55%। लेकिन सवाल कह रहे हैं कि आप इस बेस पे भी सवाल सॉल्व, अब ओवर टाइम ही है, ये ओवर टाइम ही है। इस सवाल में मुझे लिखना चाहिए था ओवर टाइम, लिखें पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम। अच्छा, सर्वेयर क्या कह रहे हैं, कितना काम हो गया? इनपुट मेथड में कैसे लगा सकता हूं? मुझे कोई डाटा अवेलेबल है इनपुट मेथड लगाने का? क्या? व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज टोटल एस्टिमेट? आप बता दें, मुझे किसी देखने वाले ने कहा है बाहर से आके कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है 55%, लेकिन अगर मैं कॉस्ट का डेटा यूज करके चलूं तो फिर प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ है? 62.5%। अब वो फड्डा आएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। पहले मैं ऐसा करूंगा कि इनपुट मेथड यूज करके आपको पुरानी वाली रिवीजन करा देता हूं ताकि इससे आपको आसानी फील हो, फिर मैं इस मेथड की तरफ मूव करता हूं। तो रिवीजन कर लेते हैं। इसमें दोनों ही पॉइंट ओवर टाइम है, एक भी पॉइंट इन टाइम नहीं है। पहले मैं कौन सी रिक्वायरमेंट सॉल्व कर रहा हूं? बी जी, पी एंड एल 30 जून 21। नहीं गिवन, नहीं गिवन, कहते हैं इनपुट मेथड यूज करके निकालो। हमारे साल कितना खर्चा हुआ? टोटल खर्चा
एक फिक्रा मैं बोलने लगा हूं, मैं भाई ननकाना वाले, मैं कॉस्ट की बेस पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने लगा हूं, कॉस्ट की बेस पर। अब बता दें रेवेन्यू कितना बुक करूं, पूरे का 62.5% और कॉस्ट पे कितनी बुक करूं, पूरे की, और वो पूरे की 62.5 से यही आ जानी है, यही आ जानी है। जी बोले। कॉस्ट ऑफ पूरी सेल, पूरी कॉस्ट, ये फिगर कहां से उठाइए 250 क्वेश्चन से। अच्छा जी आप बताएं इधर एंट्रीज, कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट कितने से, 625 से। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट कितने से, भाईजन इस साल का खर्चा ढूंढे कितना हुआ है, ये तो ये फिगर की एंट्री की है ना, इस साल खर्चा कितना हुआ है वो भी 250, वो ये वाली फिगर देखिए इस साल कितना खर्चा हुआ है। जी बोले एक एंट्री एक्स्ट्रा कितने से, 250। ये पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, और ये पहली एंट्री ना सवाल वाले इस साल के खर्चे से किया करेंगे, पहली एंट्री सवाल वाले इस साल के खर्चे से किया करेंगे। अजम्पशन क्या मतलब, इन्वेंट्री क्रेडिट हुई है तो डेबिट भी हुई होगी क्या, एक मिनट, हो सकता है पिछले साल में खरीदी हो, फिर सवाल बता देगा क्या, इससे ज्यादा खरीदी हो तो सवाल बता देगा, सवाल बता देगा फिर। हाँ 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 कर लो, बेहतर है जी। इकसान कर लें, आप कर लें, एज्यूम कर लें इसी साल में ट्रांजैक्शन हुई है क्या, कैश एक ही बार आने, कहां लिखा हुआ है, इन टाइम तो नहीं है, इन टाइम होता तो फिर तो पहले साल कोई रेवेन्यू नहीं बुक होना था। कैश तो सवालों में जब बताया करेगा हम कैश की एंट्रीज को सेट करके कर लिया करेंगे। अभी अगर कैश ना आ रहा होता तो मैं रिसीवेबल डेबिट कर देता, कैश डेबिट रिसीवेबल डेबिट कर देता। ओके अगला साल, अब परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है जी। रिक्वायरमेंट बी, P&L 30 जून, रेवेन्यू टोटल एज ऑन रेवेन्यू, एज ऑन रेवेन्यू ऑलरेडी बुक्ड cost of revenue as on cost क्या हुआ, क्यों गया, कॉल आ गई, चुप। What is as on cost and what is already booked? जी कैश को कौन सा क्रेडिट, जो चीज मैन्युफैक्चर होती है तो मैन्युफैक्चरिंग से पहले रॉ मटेरियल खरीदते हैं ना,
मैन्युफैक्चरर, हाँ इन्वेंट्री के आगे डैश रॉ मटेरियल डाल दो। ओके अब भाईजान मजा आएगा। अगर ये एंट्री आपने नहीं करनी तो ना करें, लेकिन आपको कम से कम पता तो होना चाहिए कि इन्वेंट्री अकाउंट में पहले 250 पड़ा हुआ है। पड़ा होगा तो हमने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। अच्छा, रिक्वायरमेंट नंबर ए, दूसरे साल एंट्री कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 375 और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। और इन्वेंट्री परचेज कितने से हुई होगी, इन्वेंट्री अब उसी तरह देख लें कितने से परचेज हुई होगी। कितनी टोटल खर्चा है 422। कितना पिछले साल खरीद लिया था 422 माइनस 250 172 की और खरीदी। अच्छा अगले साल की ना, हाँ बस ठीक है, आप फिर बस ये जहन में रख लेंगे ना इन्वेंट्री इतनी पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, बस होस्ते पिछले साल खरीदी हो, होस्ते ओपनिंग पड़ी हो, फिर ना एंट्री करना, कोई मसला नहीं, कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हाँ क्या चीज, परसेंटेज तो भाईजान ये इसी साल का खर्चा दिया हुआ है ना, परसेंटेज तो लिखा है कॉस्ट इनकर्ड इन द ईयर, यानी इस साल इतना खर्चा किया है डिवाइडेड बाय टोटल खर्चा। होना तो नहीं, सवाल कह रहे हुआ है 250 वॉज इनकर्ड टिल 30 जून, इतना खर्चा हो गया, टोटल कितना होना है, इसका मतलब है 62% काम कंप्लीट हो गया। इसको डायरेक्ट नहीं लेके जा सकते क्योंकि अभी कुछ ऐसे सवाल आएंगे जिसमें इसको डायरेक्ट नहीं लेके जाना, वो भी मैं कराता हूं। चलें जी अगला सवाल करें। पॉइंट ए यूजिंग, अब इंजीनियर क्या कह रहे हैं 55% काम हुआ है, और सवाल क्या बता रहे हैं मेरा खर्चा कितना हुआ है, सवाल क्या बता रहे हैं मेरा, ओ हो खर्चा पूछ रहा हूं 250। अब जी वो जो आप लोगों के जहनों में सवाल आ रहे थे उसका जवाब आने, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन is it given in question or needs to be calculated, given in question। रेवेन्यू पूरा इनटू और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, रेवेन्यू भी टोटल, कॉस्ट भी टोटल। एक मिनट सबर तो कर लो। अच्छा जी, अब सवाल क्या कह रहे हैं, कितना खर्चे को P&L में ले जाओ, इन्वेंट्री वाला है 220, ये देखें 55%। कितने खर्चे को P&L में ले जाओ, हुआ कितना, इसको तो मैं नहीं बदल सकता, अब हुआ कितना 250, कितना P&L में ले जाओ, इसका मतलब है 30 की इन्वेंट्री पड़ी रह जाएगी, वो इंशाल्लाह अगले साल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करने में हेल्प होगी। इसका मतलब है शायद ये वो ईंट बजरी सीमेंट है जो मेरे पास पड़ा रह गया है, और इसको मैं अब किस साल यूज करूंगा, अगले साल यूज करूंगा। तो सवाल के मुताबिक कॉस्ट ऑफ सेल 220, सवाल के मुताबिक कॉस्ट 250, कॉस्ट ऑफ सेल 220। अब एंट्रीज करवाएं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट 220। ये एंट्रीज इजी मार्क्स लेने हैं इनके, इनमें कोई साइंस नहीं मारनी।
क्वेश्चन के अंदर कौन सी फिगर अवेलेबल थी? नहीं करनी एंट्री, देखो आपको पता कम से कम होना चाहिए कि ये 250 है, ताकि बैलेंस शीट में 30 जरूर लेके जाएं। अब कितने की खरीदी हुई थी इन्वेंट्री? 250 की। और कितनी को कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाने? 220। तो सर्वेयर की वजह से कोई फर्क पड़ सकता है, कोई नहीं। लेकिन जिस सवाल में निकालेंगे ही परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बेस्ड ऑन, उस सवाल में फिर ये वाली फिगर और ये वाली फिगर हमेशा मैच कर जाया करेगी। अब मेरी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री कितनी चली जाएगी? 30। आई होप शायद अब क्लियर हो गया हो आपको। तो स्टेप 1 क्या करना होता है? परसेंटेज ऑफ पूरी सेल पे, पूरी कॉस्ट पे। बाद में कॉस्ट सवाल में कुछ और लिखी हुई है इनकट, तो बस उसको फिर ये एंट्री सोच के कर दूं। इस एंट्री का मकसद सिर्फ मेरा क्या था कि अगर कभी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री शो करनी हो तो मुझे पता हो ये कितना खर्चा होगा। इन्वेंट्री खरीदना हमारे बस में है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन तो सवाल बताएगा कि जितनी हो गई है। अब आगे तो आसान है, बोले P&L 30/22 बताएं। टाइम एज ऑन 1000 100% से मल्टीप्लाई बेशक ना कीजिएगा पेपर में। एज ऑन 420 माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस ऑलरेडी बुक्ड। व्हाट इज ऑलरेडी बुक्ड? अगले साल की मैं एंट्रीज नहीं करा। आई कैप ने कहा हुआ है कि ये ना हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट इनको करा दो, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। तो एंट्रीज की हद तक वो पहले साल ही पूछेगा। अगले साल की पूछ भी ली तो इन्वेंट्री के फड्डे में ना पड़िएगा। ये 2 एंट्रीज तो आसान कराइएगा, कैश डेबिट सेल क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। तो बड़ा आई कैप ने बगैर एंट्रीज के अपनी किताब में ये डाला हुआ है सारा कुछ। और आई कैप से एक दफ़ा ईमेल भी की थी, उन्होंने कहा तो बस हल्का सा टच कराना है इस कॉन्सेप्ट का, इससे ज़्यादा नहीं करवाना। ये एक पुराना स्टैंडर्ड होता था IS 11 जो डिलीट हो गया हुआ है। वो पूरा स्टैंडर्ड था कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में रेवेन्यू कैसे बुक होता है, और पूरी डिटेल होती थी उसमें। और ये सवाल 3 साल का आपको आ ही नहीं सकता, क्योंकि फिर लंबे फड्डे होते हैं। रेवेन्यू एज ऑन में से 2 सालों का रेवेन्यू माइनस करना होता है, ऑलरेडी बुक, वो फिर लंबी कहानी होती है, एक ना खत्म होने वाली। तो इसका बस हल्का सा टच है। आसान क्यों है ये? अगर सवाल कह दे कॉस्ट की बेस पे परसेंटेज निकाले, वो निकाल दीजिएगा। अगर सवाल कह दे परसेंटेज मैं देता हूं, वो यूज कर लीजिएगा। और अगली बात, पूरा रेवेन्यू हमेशा पकड़ना है और पूरी कॉस्ट पकड़नी है, और उस पर क्या लगा देनी है। और अगर दूसरे साल का सवाल आ गया, अगेन 100% लगा के ऑलरेडी वाला क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब इस सारे को सामने रख के आप लोग नोट करें। मैं एक छोटा सा सवाल बना के दे रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और इस बात को हम क्लोज कर दें। जी क्या करना है? 22 के विंग्स ऊपर कर दें।
इधर आ जाए। रेवेन्यू कितने हैं? ये तो टोटल होगा। 2010 में कितना खर्चा हुआ? टोटल खर्चा 440। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालें। 77%। 70। सवाल कह रहे हैं नहीं, मैं तुम्हें सर्वेयर की परसेंटेज दे रहा हूं 60%। मैं तुम्हें सर्वेयर की परसेंटेज दे रहा हूं 60%। क्या आप लोगों ने कॉस्ट की निकाली है ना? कॉस्ट की तो कुछ और निकली है। 340 डिवाइड बाय 440। अगर मैं कॉस्ट बेस पे रहूं तो 77% कंप्लीट हो रहा है। अगर मैं सर्वेयर बेस पे रहूं, अगर इतना सही सवाल आया तो आप क्या करेंगे? 60 को मल्टीप्लाई करेंगे मजबूरी में। तो सवाल ने आप डाटा ही 60% दिया है, सवाल ने कुछ नीचे लिखा ही नहीं कि किस बेस पे सॉल्व करो। अब मैं मजबूरी में किस बेस पे सॉल्व करूंगा? जल्दी बताएं। P&L 2010 का रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, पूरा अगले साल का डाटा नहीं दिया मैंने। कितना? जी लेकिन सवाल क्या कह रहे हैं मेरा खर्चा कितना हुआ है? सवाल क्या कह रहे हैं मेरा खर्चा कितना हुआ है? 340। मजबूरी में एक एंट्री करें। या ये एंट्री कर लें या सोच लें कि बस इन्वेंट्री 340 की पड़ी हुई है हमारे पास ऑलरेडी, उसमें से 264 क्रेडिट कर दें। बैलेंस शीट में इन दोनों का डिफरेंस चला जाएगा। तो अगर सर्वेयर की परसेंटेज दे दे तो क्या करें? वही यूज कर लें फिर, और क्या करें? नहीं, वो डाटा तो दिया हुआ है, फिर वो सवाल में बताएगा कि ये मेथड लगाएं। जब वो परसेंटेज दे रहे तो फिर इसको यूज करो, फिर परसेंटेज खुद क्यों निकालनी है? जब एक सवाल फैसिलिटेट कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं, तो उसको यूज करो। ओके अंग्रेजी की मार मारने लगाऊं, बर्दाश्त हुई तो बताइएगा, गिर गए तो भी बता दीजिएगा। अंग्रेजी की मार मारने लगाऊं। चुप। इस लाइन की जगह पेपर में लिखा हुआ था कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर इज सो। अब बस कॉन्सेप्ट की मत मारेगी, आप लोगों ने बात नहीं है। बात करने वाला और सुनने वाला दोनों का कॉन्सेप्ट फर्क हो गया। अच्छा अब इधर देखें, इस लाइन की जगह पेपर में एक फिक्रा आ सकता है कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर सो। नहीं, एक मिनट, सॉल्यूशन में क्या चेंज आएगी? नो चेंज, लेकिन थोड़ी एकल लगाएंगे। अगर कॉस्ट की बेस पे परसेंटेज निकालनी पड़ी, मैं कह रहा हूं अगर कॉस्ट की बेस पे परसेंटेज निकालनी पड़ी, समझ आ गई? तो कॉस्ट
incurred in the year 340, cost to be incurred is so, to be incurred in next year is so. Again आ जाके खोती बोर्ड थले, what is the total cost? तो स्टार डालें 440 पे। इसकी जगह ये भी लिखा हो सकता था एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट इज सो, एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट इज सो। आपको पता है कभी फिक्स एसेट में टोटल लाइफ दे देता था, कभी रिमेनिंग लाइफ, तो ये रिमेनिंग एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट इज सो। हम इंशाल्लाह उसको उठा के दोबारा किस पे ले आएंगे? 440 पे। नहीं, एस्टीमेट में एस्टीमेट को ऐड नहीं करते, ये वाला तो एक्चुअल होता है ना, इसमें फिर अगला एस्टीमेट ऐड कर देते हैं। ये सारा कर देने के बाद एक सवाल असल में कराना था जो पास पेपर में आया हुआ है, वो पास पेपर क्वेश्चन 8 का 2 सेल्फ मेड क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको खुद बना के। पास पेपर क्वेश्चन 8 का 2 पेज 511, ये सवाल आपको कराना था असल में। पेज नंबर बोलें? दोबारा उसी पेज पे आ गए हैं। ईयर एंड बताएं। TML entered into a contract to manufacture a specialized machine for Dhan Limited. Page 511. What is TML? Entity. Page 511. What is TML? Contract to manufacture a specialized machine for Dhan. Who is Dhan? At a price of मैं सवाल का डेटा लिख रहा हूं। रेवेन्यू, द कॉन्ट्रैक्ट मीट्स द क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग रेवेन्यू ओवर। रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता बुक करना है या जब कभी मशीन डिलीवर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता बुक करना। एट द ईयर एंड मशीन वॉज, सवाल ने दे दिया परसेंटेज, निकालने की जरूरत नहीं है। एंड इट वॉज एस्टिमेटेड दैट फर्दर कॉस्ट ऑफ 10 वुड बी, it is estimated that further cost of 10 would be incurred। इसका मतलब है हमारा साल कौन सा है? 31 दिसंबर 19। अगले साल कितनी कॉस्ट आएगी? 10। कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन incurred till year end has been included। wrong entry has been included। and receipt of 11 मिलियन, ये तो रॉन्ग एंट्रीज बता रहे हैं ना। कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन इज इनकर्ड टिल ईयर एंड। फिगर्स लिखवाएं मुझे। कॉस्ट इन द ईयर, हाँ मुझे टोटल एस्टिमेट बताएं। कॉस्ट इनकर्ड इन द ईयर, अगर सवाल में 60% ना देता तो मैं 15 को 25 पे डिवाइड करता। अगर सवाल में 60% ना देता तो मैं 15 को 25 पे डिवाइड करता। 15 को 25 पे डिवाइड करके भी वही आ रहा है इत्तेफाकन, वो महज इत्तेफाक है। 15 को 25 पे डिवाइड करके भी, ओ मांझा मेरी गाल, ओ मांझा 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 पुत्र मांझा। अगर सवाल में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ना देता तो मजबूरन मैं क्या करता, लेकिन लकीली यहां 15 को 25 से डिवाइड करके भी 60 ही आ रहे हैं। लेकिन 25 को मैंने निकाला कैसे है? इट वॉज ब्यूटी, ये एक कमाल चीज थी। 15 जमा, अब ये डेटा बिल्कुल पिछले सवाल जैसा हो गया जो मैंने आपको भी ताज़ा ताज़ा कराया। तो अब आप बता दें एंट्रीज क्या बनेंगी। ये तो डेटा है ना सवाल का, डेटा सवाल का लिखें। अब मैं सवाल सॉल्व करता हूं।
अच्छा, इसमें ना आप लोगों ने पहले P&L बना लिया करना है, फिर आप लोगों ने एंट्रीज किया करनी है जी। इट इज अ वर्किंग। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, जी। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। पूरा रेवेन्यू, पूरी कॉस्ट यूज करनी पड़ी है मुझे, यूज करनी है मुझे, काट के रखी हुई है मैंने जी। बेशक आप लोग भी सवाल के शुरू में ये फिगर्स जो है वो निकाल के रख लिया करें। प्रॉफिट की एंट्री कोई नहीं होनी, बाकी एंट्रीज कर लेते हैं। अच्छा जी, ओरिजिनल एंट्रीज, हाँ जी इन्वेंट्री वाली करेंगे। इन्वेंट्री डेबिट, इस साल जो खर्चा हुआ, कॉस्ट इनकम इन द सवाल में जो इस साल का खर्चा है, इस 15 से नहीं करनी होती है एंट्री, इस सवाल में जो खर्चा हुआ इस साल कितना, ये वाली एंट्री होगी। अब ना रिसीट ऑफ 11 मिलियन, रिसीट ऑफ रिसीट ऑफ 11 मिलियन। रिसीट सिर्फ कितनी हुई है, लेकिन हमने कंट्रोल कितना ट्रांसफर कर दिया। अब रेवेन्यू बुक करना है 18, लेकिन कस्टमर ने भी दिया है, बाकी फिर कभी दे देगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रेवेन्यू में 18 से बुक कर दूं, कंट्रोल मैंने ट्रांसफर किया 60%, उसने पैसे दिए 11, बाकी पैसे देगा। ये किसकी एंट्री होगी, इसकी, वो जो हम उधर लाइन डाल के करते थे। अब इसकी एंट्री, ये इत्तफाकन इसके बराबर आ गया। ये फिगर कहां से उठानी है, और ये फिगर कमाल, ये बात जाके आज खत्म हुई है। ये फिगर क्वेश्चन से उठानी है, ये इत्तफाकन बराबर भी हो सकती है। लेकिन ट्रांजैक्शंस तो अलग अलग है ना, खरीदा होगा फिर बाद में ट्रांसफर किया होगा। अकाउंटेंट की एंट्री, $50 million has been included in inventory। अभी तक इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है,
यानी कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री 15 हैज बीन स्टिल इंक्लूडेड इन, स्टिल लिख लें, 15 मिलियन इज स्टिल इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, अभी तक इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से क्या एंट्री वो कर चुका है, इन्वेंट्री डेबिट, क्योंकि कैश की एंट्री भूलता नहीं, कहते हैं 15 अभी तक इन्वेंट्री में ही पड़ा हुआ है, मतलब क्रेडिट, तो फिर ये एंट्री उसने नहीं की। 15 has been included in cost of revenue, 15 has been still included in इन्वेंट्री में ही 15 पड़ा हुआ है, इसका मतलब है अभी तक कॉस्ट ऑफ सेल में शिफ्ट नहीं किया, हालांकि 15 कहां पड़ा होना चाहिए था, कॉस्ट ऑफ सेल। एंड रिसीट ऑफ 11 इज रिकॉर्डेड इन रेवेन्यू, रिसीट, कैश की एंट्री नहीं भूलता, रिसीट इज रिकॉर्डेड इन रेवेन्यू मींस क्रेडिट सेल भी बुक नहीं की, रिसीट इज रिकॉर्डेड इन रेवेन्यू। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, रेक्टिफाइंग, हाँ बादल लिखा हुआ रेक्टिफाइंग, रेक्टिफाइंग या एडजस्टिंग एंट्रीज। जी बोलें। कितने रेवेन्यू बुक कर लिया, कितना और कर लें, और डेटर भी साथ बुक कर लें। इन्वेंट्री में पड़ा हुआ था, ये एंट्री होनी चाहिए थी, उधर रखो कैमरा। जी भाईजान, वो वाला पेज मैं भी दिखाता हूं, वो तो मेरी कोशिश होती है आप लोगों को क्लास के खत्म होने के 1-2 घंटे में भेज दूं। कल तो यार बड़ा लंबा पेज था वो, उसमें मैंने टेक्स्ट की सारी बातें लिख दी थी दोबारा, तो अच्छा होगी। अच्छा जी, शुरू करो। अच्छा जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम किताब में भी आएंगे अपनी। आज की जी हमारी एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम।
परफॉर्मेंस, ये मैं कोई ज़रूरी नहीं है ये सफ़ा, किताब से मैं आपको सफ़ा भी दिखाऊंगा। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। ये जो KPMG वाले हैं, EY वाले बल्कि फॉर्म, उन्होंने ये बनाया हुआ है 319 सफ़ों की डिटेल IFRS 15 के बारे में। अच्छा जी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम कब समझी जाएगी? अगर इन तीनों में से कोई एक बात पाई जाए तो समझा जाएगा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और रेवेन्यू भी साथ बुक करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अगर तीनों में से कोई एक बात भी नहीं पाई जा रही, कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स द बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय एंटिटी परफॉर्मेंस एज द एंटिटी परफॉर्म। जैसे जैसे एंटिटी परफॉर्म करती जा रही है, कस्टमर वैसे वैसे बेनिफिट लेता जा रहा है। बिजली, एक मिनट, बिजली जैसे जैसे बताएं कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव कर रहे बिजली और इस्तेमाल भी कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है, इस्तेमाल भी कर रहा है। प्रोवाइडेड बाय वापडा एज द वापडा परफॉर्म्स। जैसे जैसे वापडा उधर से परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे वैसे हम रिसीव भी कर रहे हैं बिजली और कंज्यूम भी कर रहे हैं। इसी तरह क्लीनिंग सर्विसेज, जैसे जैसे क्लीनिंग सर्विस ऐसा तो नहीं हो सकता कि साल की सफाई एक दफा करा लें, रोजाना होगी ना। जैसे जैसे सेलर या जमादार सर्विस देता जा रहा है, वैसे वैसे फर्श साफ हम उसकी सर्विस रिसीव भी कर रहे हैं और साथ साथ कंज्यूम भी कर रहे हैं। हमने किसी बंदे को रखा हुआ है कि हमारे एम्प्लॉयज की सैलरीज कैलकुलेट किया करो एक्सेल के ऊपर फॉर्मूले लगा के। वो बंदा जैसे जैसे हमें सर्विस देता जा रहा है, वैसे वैसे हम एम्प्लॉयज को तनख्वाह देते जा रहे हैं, उसकी सर्विस रिसीव कर रहे हैं और साथ साथ कंज्यूम कर रहे हैं। पता नहीं इन्होंने क्या एग्जांपल दी है इसकी। रूटीन और रेकरिंग सर्विसेज, एग्जांपल गिवन क्लीनिंग सर्विसेज। हमने अपनी किताब में 5-6 एग्जांपल्स दी हुई हैं, हम जब वो खोलेंगे आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, आपने एक बंदे को फोन करके कहा मेरी लैंड है, उस पे आके घर बना दो। सेलर क्रिएट्स और इनहेंसेस एन एसेट। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये स्टैंडर्ड का। अगर ये उल्टा आपने समझ लिया तो सारा रेवेन्यू आप आखिरी साल बुक करेंगे, बाकी बच्चे ऐसा ऐसा बुक कर रहे होंगे। द सेलर परफॉर्मेंस क्रिएट्स और इनहेंसेस एन that the customer control as the asset is created or enhanced। जैसे जैसे सेलर कमरे बनाता जा रहा है, वैसे वैसे वो मुझे क्रिएट और इनहेंस होते हुए नजर आ रहे हैं और मेरा उन पे कब्जा होता जा रहा है। तो अगर मैं सेलर को फोन करके कहूं सेलर आओ और आके मेरी लैंड पर मुझे क्या बना के दे दो, बिल्डिंग। जैसे जैसे वो बना के देता रहेगा वैसे वैसे वो बिल्डिंग मेरी बनती रहेगी। हो सकता है एक फ्लोर के बाद मैं उसे निकाल दूं, फिर मैं किसी और सेलर को एंगेज कर लूं। बिल्डिंग एन एसेट, बिल्डिंग एन एसेट ऑन अ कस्टमर्स साइट। डन डन। मैंने किसी को फोन करके कहा भाईजान आप अपनी साइट पर फर्नीचर बना दो मुझे, अपनी साइट पर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर मेरी शादी है 2 महीने बाद। आप ऐसा करें, आप किसी की बात कर रहा हूं। अच्छा सर मेरी शादी है 2 महीने बाद, आप मुझे फर्नीचर बना दें अपनी साइट पर। फर्नीचर चिन्योट का फर्नीचर कर लेते हैं, जरा अच्छा होगा, नींद भी अच्छी आएगी। अच्छा अब मैंने उसको कहा कि आप जो है वो फर्नीचर मुझे बना दो, लेकिन इस फर्नीचर को
आपने किसी को बेचना नहीं, खुद ही यूज नहीं करना, मुझे देना है, खुद ही यूज करना है, शादी उसकी नहीं हो रही यार। मैंने फर्नीचर वाले को फोन करके कहा तुम फर्नीचर बनाओ लेकिन किसी को बेचना नहीं है तुमने। एंटिटी परफॉर्मेंस, नॉट का लफ्ज यहां ना पढ़िएगा, मैं नॉट आगे लगाऊंगा, यहां नॉट लगाएंगे थोड़ा सा मुश्किल लगेगी इंग्लिश। एंटिटी परफॉर्मेंस, वो फर्नीचर बनाता जा रहा है, एंटिटीज परफॉर्मेंस डज क्रिएट एन एसेट विद नो ऑल्टरनेटिव यूज टू, वो एक ऐसी चीज बना रहा है जो उसके काम की नहीं है, क्योंकि मैंने एग्रीमेंट में शर्त लगवा दी है आगे बेचना। स्टैंडर्ड कहते हैं ये बात काफी नहीं है पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम के लिए, एक और बात पूरी करो। एंड सेलर हैज राइट टू पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कंप्लीटेड, अगर उसने अधूरी चीज भी बना दी तो उसका पेमेंट का राइट बनेगा अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो उसके यूज की चीज नहीं है और आपके कहने पे बना रहा है, आपके। मैंने तो आपसे कल से ये लगा हुआ हूं कि अगर कोई बंदा अपनी साइट पे चीजें बनाए तो वो हमें एट अ पॉइंट इन टाइम शिफ्ट करेगा, लेकिन आज मैंने कहा है अगर दो बातें पूरी हो जाएं तो चाहे वो अपनी साइट पे ही चीजें बना रहा हो, चाहे वो अपनी साइट पे ही चीजें बना रहा हो, स्टिल वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करे। होले होले चाहती बिल्डिंग कोई हाईली स्पेशलाइज जरूरी नहीं है, हो सकता है बस मैंने 5 टांगों वाला मांगा हो बेड बिल्डिंग स्पेशलाइज्ड एसेट that only customer can, और बिल्डिंग एन एसेट वही बात होगी टू कस्टमर। मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दी है कि मेरे लिए बनाओ, किसी को बेचना नहीं, एक शर्त ये, और दूसरी शर्त क्या लगाई है बताएं, दूसरी शर्त क्या लगाई है, अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी भी वक्त तो फिर अधूरी पेमेंट का तुम्हारा राइट है। ऐसी सूरत में भी समझा जाएगा सेलर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, बोलें ओवर टाइम। मैं आपको पेज नंबर बता दूं ताकि आप घर जाके इसको पढ़ लें, मैं कोशिश करूंगा इसका भी स्क्रीनशॉट अटैच कर दूं। एक मिनट। अच्छा, पेज 455 पर हमने ये तीनों बातें लिखी हुई हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं अगली क्लास के अंदर इनको पढ़ाऊंगा। पेज 455 पर पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह 1:50 पे मिलते हैं।